नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे टीचिंग एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पर अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपको ये नंबर सेव करना है। नंबर सेव करने के बाद में आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है कौन से टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आपका नाम हमें मिलेगा हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप लिंक दिखाई देने लग जाएंगे जिसमें हम डिफरेंट तरह के नोट्स के जो लिंक होते हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डालते रहते हैं। इसके अलावा कौन सी वैकेंसीज़ आ रही है, क्या हुआ है टीचिंग से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में, वो सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो ये समझो पियाजे, आप सब सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, पियाजे की हमारी क्लास देखी होगी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पियाजे जो था वो 1932 से पहले काम ही मॉरल डेवलपमेंट पे कर रहा था। उसके बाद में वो शिफ्ट हुआ था, उसको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगी तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन पहले वो मॉरल डेवलपमेंट पर ही काम कर रहा था। और उसी के काम को आगे जाके लगभग 1958 में 57 में कोहलबर्ग ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पियाजे ने अपने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या कहा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है तो वो पियाजे ने ही दी थी। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसी के काम को कोहलबर्ग ने आगे बढ़ाया था। देखो भाई, इसने कहा था कि भैया हमारा जो मॉरल डेवलपमेंट होता है ये हिट्रोनॉमी से ऑटोनॉमी तक होता है। पियाजे ने ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करी हैं कुछ, बस इसने ये कहा है कि हम पहले तो उस दूसरों के हिसाब से हमारी मॉरलिटी चलती है और फिर अपने हिसाब से चलने लग जाती है। और इसने जो चरण दिए थे, ये हिट्रोनोमस चरण दिया था, ये 407 साल तक का था। इसमें हमारी मोरालिटी एक्सटर्नल होती है, इसके अंदर हमारी मोरालिटी एक्सटर्नल होती है, यानी बाहर वाले ने जो कह दिया वही सही है। और जब हम उसी को सही मानते तो हमारी थिंकिंग भी रिजिड हो जाती है, क्योंकि हम अपने दिमाग से तो सोचते नहीं है। अगर कोई हमें कहता है अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाहे उसने कहा है तो यही होगा, यही सही है। ठीक है, इस वजह से इसको रिजिड थिंकिंग वाली कहा जाता है या फिर मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ठीक है, बाधाओं की नैतिकता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें नैतिक यथार्थवाद होता है और कठोर शामिल होती है। इसमें नियम बदलते नहीं है, नियम इसमें मतलब कि हमारे जो रूल्स है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिर 7 से 10 स्टेज में ट्रांजिशनल पीरियड, यानी कि अब बच्चे में बदलाव होते हैं। 10 से 14 में जब वो पहुंचता है तो अब वो स्वायत्त चरण में पहुंच जाता है। इसमें मोरालिटी इंटरनल हो जाती है। इसमें क्या होता है, मोरालिटी इंटरनल हो जाती है और अब रूल्स को बदला जा सकता है अपने हिसाब से। और इस टाइम पे मोरालिटी, इसको कहा जाता है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इसको क्या कहते हैं, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इसमें मेनली क्या चीज़ होती है कि पहले तो हम दूसरे वाले की बंदे की बात सुन रहे थे, अब हम अपने दिमाग से सोचने चल लगते हैं, तो इसमें नैतिक सापेक्षवाद हो जाता है हमारा। और नियमों को हम बदल सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, और इसी वजह से इसको सहयोग की नैतिकता भी कहा जाता है। इस बात को समझ लो। तो बेसिकली यही था। अब इसमें से और किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट कैसा है। मोरल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे डेवलपमेंट। तो हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट भी देखा जाए तो हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। पहले हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर अपने ऊपर आ जाते हैं, तो यही वाली चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब भाई कोहलबर्ग ने थ्योरी दी, मतलब इन्होंने शुरू कर दी थी। एक बात बताता हूँ, थ्योरी भी कैसे दी थी इन्होंने। 1958 में इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू करी और लगभग 27-28 साल तक इन्होंने उस रिसर्च को कंटिन्यू करा। मतलब कि शुरुआत कैसे की कि 1958 में इन्होंने अलग अलग, ये लगा लो 72 बॉयज़ के इंटरव्यू लिए। ठीक है, सबकी उम्र 10 से 16 साल तक थी। 10 से 16 साल तक के 72 बच्चों के इंटरव्यू लिए। उसके बाद में हर 3 साल बाद जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, यानी कि लगभग ये लगा लो 9 बार उन्होंने इंटरव्यू किया है हर एक बच्चे को, पर हर एक को नहीं कर पाए थे। 72 में से 58 था, 57 था, इतने ही बच्चों को इंटरव्यू कर पाए थे। मतलब हर एक को नहीं कर पाए थे,
लेकिन जहाँ तक उन्होंने कोशिश की थी उन्होंने यही सोचा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक की जगह दूसरा लिया है, उसी उम्र का दूसरा बच्चा लिया है, तो इस तरह से ये चीज़ें रही है। हर एक 3 साल के इंटरवल में इन्होंने किया था, और 20 साल 25 साल, किसी को 25 साल तक, इस तरह से इन्होंने बार बार इंटरव्यू किए थे कि उनकी मॉरल रीजनिंग किस तरह से चेंज हो रही है। ये पॉइंट थे। अब वो क्या करते थे, वो एक स्टोरी सुनाते थे, जिसमें एक स्टोरी थी हिंज की स्टोरी थी, और ये सुना के मतलब एक ये ज़्यादा पॉपुलर हुई है इसके अंदर हिंज की स्टोरी। बाकी इस तरह के उन्होंने 9 मोरल डिलेमा दिए थे। एक मोरल डिलेमा जो हिंज वाला है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसके अलावा 8 और थे, ठीक है। तो उनकी थ्योरीज में 9 मोरल डिलेमा थे, और वो हर लगभग 2-2.5 घंटे का इस तरह का हर एक बंदे का इंटरव्यू लेते थे, 9 अलग अलग स्टोरी सुना के, या इस तरह का आप कुछ भी कह लो। अब देखो, अब हिंज की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हिंज की स्टोरी क्या थी। सबसे पहले तो हिंज की वाइफ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कैंसर है ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा कि एक नई दवाई आई है जो कि आप लेकर आ सकते हो, और शायद वो आपकी वाइफ को बचा ले। अब वो दवाई बहुत महंगी है, तो हिंज जाता है केमिस्ट के पास। केमिस्ट कहता है, अब जो डॉक्टर ने जो उसको प्राइस बताया था कि भैया इतने कॉस्ट में पड़ जाती है, मान लो वो कहता है 100 रुपये में पड़ जाती है, तो अब जो बंदा है, जो केमिस्ट है, वो उससे 1000 रुपये मांगता है, यानी कि वो उससे उसके लगभग 10 गुना पैसे मांग रहा है। अब वो वापस जाता है कि ठीक है, वो अपने परिवार से, रिश्तेदारों से पैसे मांगता है, लेकिन वो 100 की जगह 500 ही कर पाता है अभी भी, मतलब 1000 अभी भी उसके नहीं हो पाते। लेकिन देखा जाए तो वो 100 रुपये में तो वो दवाई बन रही थी, तो अभी भी उसका तो फ़ायदा ही था अगर मान लो केमिस्ट उसको वो दवाई दे देता। अब हिंज ने क्या किया कि हिंज ने रात को उसका ये कहो कि दुकान तोड़ के और वो घुस गया, और जो दवाई थी वो चुरा ली। अब इसके बेस पे उससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है कि क्या हिंज को दवाई चुरानी चाहिए थी, पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये पूछते हैं कि अगर मान लो वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, क्या तब भी वो दवाई चुराता, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मान लो वो उसकी वाइफ होती नहीं, वो कोई और स्ट्रेंजर होती, तो भी क्या वो दवाई चुराता, ठीक है। या इससे अगर कोई और स्ट्रेंजर होती तो उसके पे क्या फ़र्क पड़ता, आप ये कह सकते हो। और चौथा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो वो लेडीज़ मर जाती दवाई की कमी से, तो पुलिस को क्या केमिस्ट को मर्डर मारना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन थे। इन 4 क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसने अपनी 6 स्टेजेस बनाई थी। 6 स्टेजेस, टोटल स्टेजेस कितनी थी, 6 स्टेजेस थी, और 3 लेवल थे। 3 लेवल बना दिए थे, जिसमें हर लेवल में 2 स्टेज थी, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ है। अब इसका ये कह रहे हैं कि स्टेजेस आर नॉट इनवेरिएंट एंड फॉलो यूनिवर्सल सीक्वेंस अक्रॉस ऑल कल्चर। ये कहता था कि हर एक कल्चर में यही स्टेजेस फॉलो होती है। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में ये क्लेम किया है। अब ये अच्छा, मैंने बताया 72 लड़कों पे किया था, उसमें से 58 को उसने आगे तक मतलब देखा, लड़कियों पे नहीं किया था उसने। इस बात को ध्यान से रखना। कैरोल गिलिगन ने इसी बात के ऊपर उसको क्रिटिसिज्म किया है। फिर एक चीज़ होती है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है आपकी सोच समझ, जिसमें आपको पता चलता है कि क्या हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप गलत या सही को कि क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ को जब आप सोचने लगो तो उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क, ठीक है। सही और गलत सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को आप मोरल रीजनिंग कहते हो। अब इन्होंने अलग अलग थ्योरी, अलग अलग स्टोरी हिंज की, मतलब इसकी अलग अलग स्टोरी सुनाई थी। तो 9 मोरल डिलेमा थे उनके ऊपर हम, मतलब जिसमें से एक हिंज वाली ये जो स्टोरी थी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे आपको एक चीज़ मैंने सुनाई अभी। अब इस बेस पे सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम्स के अंदर कि 3 लेवल थे, तो 3 लेवल के नाम बताओ। तो पहले तो समझ लो, एक चीज़ होती है कन्वेंशनल। आपको बता देता हूँ कन्वेंशनल क्या होती है। कन्वेंशनल होती है
जो आसपास चल रही है सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ सही है, इस बात को समझ लो। सोसाइटी के हिसाब से कोई चीज़ सही है तो वो कन्वेंशनल है। प्री कन्वेंशनल उससे पहले की स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल उसके बाद की स्टेज। तो ये स्टेज नहीं, ये लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कन्वेंशनल लेवल जो सोसाइटी के हिसाब से सही है, उससे पहले का प्री कन्वेंशनल लेवल, और सोसाइटी आप ये कह सकते हो पोस्ट कन्वेंशनल, जो सोसाइटी के हिसाब से भी गलत हो सकता है, ये जो भी सारी चीज़ें इस तरह का। तो पहला हमारा है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत नैतिक तर्क। इसमें जो बच्चा है, जो बच्चे की रीजनिंग होती है, ये वही उठाई गई है जो पियाजे कहता था कि इसका कंट्रोल रहता है बाहर वाले बंदे के हिसाब से। अब उन्होंने कहता किस तरह से बाहर वाले बंदे के हिसाब से रहा था, आपको कैसे करवा सकता है कोई भी कुछ भी काम। तो उन्होंने कहा कि या तो हमें लालच देगा कोई बंदा, ठीक है, या हमें डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा, पनिशमेंट देगा, यानी कि तो पनिशमेंट या फिर लालच, इस बात को समझ लेना कि या तो हम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करते हैं, या आप किसी लालच में कोई काम कर देते हो, कोई आपकी जो मोरालिटी होती है ना, ये उस हिसाब से चलती है, आप कोई चीज़ वैसे करते हो, या तो आप डर के कुछ कहोगे, किसी के फेवर में कोई बात कहोगे, या लालच में आके कोई बात कहोगे। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो फर्स्ट स्टेज तो यही थी। सेकंड स्टेज इसने कहा कि एक और तरह से हमारी मोरल रीजनिंग मतलब मोरल जो मोरलिटी होती है हमारी, वो डिपेंड करती है। वो डिपेंड और किस तरह से करती है कि मान लो कोई हमें प्रोवोक कर दे, तो भी तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कोई बंदे ने हमें गाली दे दी, अब हम भी उसको वापस गाली दे रहे। क्यों गाली दी थी? क्योंकि उसने भी हमको गाली दी थी। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से आपने अपना रिमोट उस बंदे के हाथ में ही दे दिया। समझ लेना इस चीज़ को क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी भी आपकी मोरालिटी बाहरी रूप से नियंत्रित ही है, आप अपने दिल से नहीं सोच रहे चीज़ों को। नॉर्मल वे में तो आप वो काम नहीं करते, लेकिन अभी क्या आप गुस्से में कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है, टिट फॉर टैट वाली भूमिका रहती है हमारी, टिट फॉर टैट, कि जिसने हमारे साथ जैसा किया हम वैसा ही करेंगे। किसी ने हमारी कॉपी फाड़ दी तो मैं भी उसकी कॉपी फाड़ दूंगा, किसी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो मैं भी उसके साथ ऐसा कर दूंगा। तो इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिविजुअल पर्पज़ एंड एक्सचेंज हो जाता है, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पज़ ओरिएंटेशन। फॉरेन राइटर में यही ज़्यादा माना गया है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज़ ओरिएंटेशन। और हिंदी में तो पता नहीं इसके नाम क्या क्या नाम है, देख लो भाई, हिंदी में तो आप पढ़ लेना और ये समझ लेना। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ये हमारा बेस होता है प्रतिक्रिया पर, हम किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। हमारा रिएक्शन कैसे होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो मोरालिटी रहती है वो रिएक्शन बेस्ड रहती है, कि सामने से जैसा रिएक्शन आएगा हम वैसा ही रिएक्शन देंगे उसको। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, है ना। पहला एग्जाम्पल हिंज का ही ले लेते हैं। हिंज कहता है कि भाई उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। बच्चों ने कहा कि नहीं, उसको नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अब उसको फांसी हो जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये चीज़ गलत हो गई है ना। तो बेसिकली वो चीज़ें हैं। तो फिर आपका एक ये चीज़ हो सकती है कि अच्छा, उसको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? उसको बिल्कुल चोरी करनी चाहिए थी। वो उसकी बीवी को मारना चाहता है तो उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इस तरह की बात कही जब बच्चों ने, तो वो सेकंड स्टेज में है। ये बेसिकली ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब ये होती है कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें सही करना चाहते हो। सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी से आप अपने रिलेशन रखना चाहते हो अच्छे, मतलब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इज्जत। समझ लेना इस चीज़ को, आपको क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। और वो बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपकी स्टेज 3 में देखेंगे तो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन के अंदर आते हो। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो इसके अंदर गोल्डन रूल क्या है इसका, कि भैया हमें केवल वो काम करने हैं जिससे हमारी बड़ाई हो, जिससे हमारे मम्मी पापा का नाम ऊंचा हो और मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा बोले। तो इसलिए हम कुछ बात कर रहे हैं। तो वो हम है स्टेज 3 में। स्टेज 4 में क्यों है? क्योंकि सोसाइटी ने एक सिस्टम बना रखा है। मुझे लेट इसलिए नहीं जाना, मैं अगर स्कूल में जा रहा हूँ तो एक तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं इसलिए लेट जाऊँ नहीं भाई। मैं इसलिए लेट नहीं जा रहा, या मैं इसलिए लेट जा रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रिंसिपल भी लेट आता है। तो ये समझो ये क्या है, ये टिट फॉर टैट वाली चीज़ होगी। थर्ड वाले में क्या है, मैं अगर टाइम पे जाऊँगा तो सब कहेंगे कि देखो ये टाइम पे आता है।
फोर्थ वाले में क्या है कि मैं टाइम पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भैया स्कूल का सिस्टम है, अगर कोई मैं टाइम पे नहीं जाऊँगा तो कोई और भी टाइम पे नहीं आएगा, इससे तो स्कूल का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो एक लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इस तरह से हम आपका ये चलता रहे, उस चीज़ के लिए अगर आप करते हो तो वो होता है आपका सोशल मोरालिटी या सोशल सिस्टम मोरालिटी। फिर आपका हो जाता है स्टेज 5, स्टेज 6, इस तरह की ये चीज़ें रहती हैं कि मान लो आपको ये लगता है कि भाई अब हिंज वाली अगर बात करें, इसके अंदर क्या हो जाता है हिंज का स्टेज 5 में कि उसने चोरी कर ली, चोरी उसने कर ली, बहुत बढ़िया किया उसने चोरी कर ली, क्योंकि चोरी का जो पाप है वो किसी की लाइफ से बढ़कर नहीं है। समझ लेना इस चीज़ को, किसी की लाइफ से बढ़कर चोरी का पाप नहीं है। यहाँ आप प्रैक्टिकल हो जाते हो कि या तो आप 2 बंदों को मार दो इनको, या 10 बंदे मरेंगे, ठीक है, इनकी वजह से। तो आप क्या करोगे, आप इन 2 बंदों को मार दोगे, गलत वो भी है, लेकिन आपने सोशल ऑर्डर तोड़ दिया। आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो रूल्स को बदल दो। अगर रूल्स की वजह से, एक रूल की वजह से एक बंदे का भला हो रहा है और बाकी 10 का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे रूल को आग लगा दो, ये वाली बात कही जाती है। तो ये क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, ठीक है, कि समाज के अंदर आपका ये चीज़ रहनी चाहिए और आप बाईपास करते हो उन रूल्स को एथिक्स के लिए। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, और आप इनकी तुलना करते हो व्यक्तिगत अधिकारों से कि नहीं भाई, अगर दो लोग मर रहे हैं, 3 लोग मर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आप प्रैक्टिकल हो जाते हो बेसिकली। अगर एक चीज़ देखी जाए तो सेम, जैसे मान लो मैं कभी लेट हो रहा हूँ और कभी एक्सीडेंट हो गया मुझसे, तो अब मैं स्कूल में जाऊँ कि मैं 40 बच्चों को आज नहीं पढ़ा पाऊँगा अगर मैं उस बंदे को उठा के लेके गया हॉस्पिटल में, या मैं उस बंदे को वहीं छोड़ जाऊं। तो अगर मैं उस बंदे को वहाँ से उठा के लेके चला गया तो इसका मतलब मैं इस लेवल पे हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है 40 बच्चों को तो मैं कल भी जाके पढ़ा लूँगा। यह एक दिन की पढ़ाई 40 बच्चों की एक जान से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आ जाता है, जब आप रूल्स को चैलेंज करने लग जाते हो। अब ये आपकी थिंकिंग होती है प्योरली अपने ऊपर होती है। देखो हमारी कन्वेंशनल में, परंपरा वाली में क्या था कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखनी है आपको चीज़ें, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो, पहले वाले में दूसरे के अकॉर्डिंग। तो अब जो हिट्रोनोमी वाली चीज़ थी, हिट्रोनोमी वाली तो चली गई लेवल 1 में, और ऑटोनोमी वाली आ गई लेवल 3 में, जो पियाजे जो कह के गया था, है ना। अब समझो, अब लास्ट आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब यही कि चलो कोई नहीं, उसको तो चोरी नहीं करनी चाहिए थी, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका भी अपना घर चलाता है और ये है, और भाई चलो ठीक है, जिसको मरना है तो मरे, या इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें थी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आपके, ये कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं भाई, हर एक बंदे को अपना जीवन जीने का हक है, वो जिस हिसाब से चल रहा है हम उसको उस हिसाब से पनिश नहीं कर सकते। तो ये वाली जो चीज़ रहती है, तो ये इस वे में आ गया था, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम आगे कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इसके, इनका कल्चर बिल्कुल इग्नोर किया भाई, इसने कल्चर है उसको इग्नोर किया गया है कोहलबर्ग ने। फिर है कैरोल गिलिगन ने, तो यही बात कहती थी कि भैया जेंडर के हिसाब से, क्योंकि जो लड़कियां होती है, लड़कियों में एथिक ऑफ केयर होती है, वो नारीवादी जो नैतिकता है वो देखभाल के आचार पर बल देती है, ठीक है। अब देखो लड़कियों के लिए इसने क्या कहा था, लड़कियों के लिए इसने कहा कि वो लेवल 3 तक आकर रह जाती हैं, और लड़कों के लिए इन्होंने कहा कि ज़्यादातर लड़के लेवल 4 पर आकर रह जाते हैं, इससे ऊपर वो भी नहीं जा पाते। जैसे अभी आपको ये आसान लग रही होगी ये चीज़ें कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अभी आप लेवल 4 पर हो, लेवल 3 पर हो, और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं आपके लिए मोरल डिलेमा दूसरा बना दूं, तो हो सकता है आप उस चीज़ को सही तरह से एक्सेप्ट ना कर पाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लेवल 6 पे हैं, लेवल 6 पे हम नहीं हैं, इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक अलग मोरल डिलेमा हम बनाते हैं आपका रियल लाइफ सिचुएशन से मिला के, ठीक है। उस चीज़ को आप समझना, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो जो आजकल जो चीज़ें चल रही है सोसाइटी में कि रेप होता है ना, रेप होता है। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि हैदराबाद में
रेपिस्ट को गोली मार दी गई थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो चीज़ सही है, बहुत सारे लोग कह रहे थे गलत है। मैं अपने व्यू नहीं दूंगा कि मैं कहाँ हूँ उस चीज़ के अंदर, लेकिन मैं अभी आपको देखता हूँ कि आप बताना आप किस लेवल पे हो। ठीक है, कि अब जो मेन चीज़ है, अब मैं आपसे अलग अलग चीज़ें पूछता हूँ वैसी, जैसे जैसे कोहलबर्ग पूछ रहा था कि पहली बात तो ये समझना, पहली चीज़ तो यही है कि वो जो रेप हुआ है वो आपका बहन का, बेटी का या माँ का है, तो आप क्या कहोगे। सेकंड आपके लिए मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि मान लो वो रेप जो हुआ है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तब आप कहाँ हो। थर्ड, अगर मान लो आपका आप ये कहते हो कि जिस बंदे ने रेप किया है आपका वो बहुत करीबी है, समझ रहे हो, वो बहुत करीबी है और आप उस बंदे को नहीं जानते हो जिसका रेप हुआ है। अब इन अब आपका देखना, जो इसका जो ये वाला है ना, जो कोहलबर्ग का जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है वो यही आई है कि भाई जैसे ही हमने चेंज किया ना कोई भी, तो एक बंदा पहले तो छठे लेवल पे था, वो भाग के चौथे लेवल वाले आंसर दे रहा है उस केस के अंदर, जैसे आपने स्टोरी को बदला। अभी देखो, अभी इस चीज़ में ही देखा जाए तो मान लो जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाले उसके हिसाब से ही, कि जो फर्स्ट पे होगा वो क्या कहेगा कि सज़ा मिलनी चाहिए, रेप किया है तो सज़ा मिलो और मार दो उसको, ये चीज़ है, ये वाली बात हुई, तो ये वाली वो चीज़ हो गई। ठीक है, या उसको रेप नहीं करना चाहिए था और सज़ा के पात्र था वो, या फिर उस बंदे को आप मत मारो वरना आपको सज़ा मिलेगी, तो ऐसे ऐसे आपको आंसर मिल सकते हैं। सेकंड का आपका हो जाता है कि टिट फॉर टैट वाला, नहीं भाई जब उस बंदे ने रेप कर दिया तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, आ क्या समझ में, तो ये टिट फॉर टैट है। ये वाला आप बहुत सारे बंदे, अगर मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि मान लो वो आपकी मम्मी बहन या कोई घर वाला था और आपके हाथ में बंदूक है उस टाइम पे, आप ये वाला चूज़ कर लोगे आंख बंद करके। 100% बंदों की बात कर रहा हूँ ये मैं, आप समझो इस चीज़ को। हो सकता है किसी लेवल के चीज़ पे आप तीसरे पे या चौथे पे पहुँच जाओ, लेकिन इस पॉइंट पे यहीं रहोगे, आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, जब स्टेज 3 की बात आ जाता है, गुड गर्ल गुड बॉय, ये वाली जो चीज़ें होती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था हिंज के बारे में, पहला तो यही कि अगर वो प्यार नहीं करता अपनी वाइफ से तब भी वो ऐसा ही करता, और एक तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि अगर वो उसकी वाइफ नहीं होती कोई और होती तो क्या करता। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बात ही सेम है कि वाइफ से प्यार नहीं करता तो चाहे वो वाइफ उसकी है या नहीं है क्या मतलब है। लेकिन समझो इस केस में इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपका उस बंदे से रिश्ता क्या है, क्योंकि आप उसको अपने सम्मान से जोड़ के देख लेते हो। सम्मान से कैसे जोड़ के देख रहे हो सकता है आप किसी बंदे से प्यार नहीं करते लेकिन उसका आपके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये सेम ऐसे ही तो केस होता है जो ये हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, ये कैसे होते हैं, आप किसी एक बंदे को नहीं जानते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस बंदे के साथ में, लेकिन आपको ये पता चल जाता है वो हिंदू है या मुसलमान है, तो आपको ये होता है कि ये तो हमारे सम्मान की बात है कि एक हिंदू पिट रहा है या एक मुस्लिम पिट रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये किस चीज़ में, ये आप ये चीज़ें कि अगर आपने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया या कुछ नहीं किया तो आपके समाज में आपकी क्या वो रहेगी। इसी पॉइंट को तो लोग करते हैं, जहाँ लोगों के इमोशन से लोग खेलते हैं वो स्टेज 3 पे खेलते हैं कि तुम अच्छे कैसे दिखोगे, जागो मुस्लिमों जागो हिंदुओं, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें चलती है वो क्या होती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला कि सोसाइटी तुमको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, और ये सारी जो चीज़ें हैं। अब देखो, अब आप एक अच्छा आंसर दे सकते हो कि भाई मान लो ऐसा हुआ है तो उसके साथ में जो रेप वगैरह हुआ है, अगर कोई दूसरी बाहर की लड़की है तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये गलत हुआ है, बहुत यार ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा आपने जवाब दे दिया। लेकिन जब बात आते हैं कि भाई आपकी बहन है या वो है, तो आप उसी चीज़ पे रहोगे कि नहीं भाई उसको आपके हाथ में बंदूक है तो आप उसको गोली मार दोगे। ठीक है, अब चौथा स्टेज क्या कहती है, अब ये मैं आर्ग्यूमेंट अब उस लेवल पे बता रहा हूँ कि जो उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट आए थे, मैंने भी बहुत टीवी डिबेट देखी थी हैदराबाद वाले केस में, तो उस टाइम पे एक आर्ग्यूमेंट आया था कि भाई
इस तरह से सोसाइटी नहीं चलती है। सोसाइटी के अंदर अगर ऐसे ही होने लगा तो ये तो गलत हो जाएगा। हर कोई जाके किसी को माराएगा, ठीक है, कह देगा कि ये रेपिस्ट था, ये था, ये था, ये कर रहा था। तो ऐसा नहीं चलता है, ये वाली बात उन्होंने कही थी। और इस वजह से इससे क्या होगा, सोशल ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। सोशल ऑर्डर तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, किसी ने किसी का एनकाउंटर कर दिया। और इस तरह से अब उस बंदे को भी तो अपनी बात रखने का हक है जिसने रेप किया है। इनका मानना ये था। और अगर उसने रेप किया है तो हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि चाहे 10 साल में उसको फांसी मिले, लेकिन फांसी मिलेगी, या फिर जो सज़ा है उसको वो देंगे, ठीक है। तो ये वाले लोग कह रहे थे। अब इनका मानना ये था कि हो सकता है, मान लो एक बंदा है, अब ये पॉइंट आपका इस टाइम पे, अब आप ये कहोगे कि ये तो क्या घटिया सा पॉइंट है, लेकिन नहीं भाई। अगर मान लो जो मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि जो रेप जिस बंदे ने किया है वो मान लो आपका जानकार है, तो आप शायद स्टेज 4 में रहोगे। देख लेना, आप स्टेज 4 में रहोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। अब एक और बात है, इसकी जो थ्योरी का एक और दिक्कत इस थ्योरी में क्या आई थी कि मोरल रीजनिंग में और मोरल बिहेवियर के अंदर जो मोरल जजमेंट कर रहे थे लोग, और उन मोरल बिहेवियर में उनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। हो सकता है यहाँ आप अच्छे बनने के लिए कुछ जजमेंट दे दो, लेकिन रियल में आपके बिहेवियर में क्या वो चीज़ झलकती है, इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कि जो उसने तो क्वेश्चन पूछ लिए, उसने मोरल बिहेवियर लोगों का थोड़ी देखा था वो रियल लाइफ में कैसे हैं। ऊपर से तो लोग बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं कि, लेकिन रियलिटी में वो बिहेव कैसे करते हैं। तो ये गारंटी चीज़ है कि अगर मान लो आप उस बंदे को जानते हो और उस लड़की को नहीं जानते, तो आप ये सोचोगे कि नहीं इसके ऊपर केस चले, अरे कम से कम 10 साल तो जिंदा रहे, 5 साल तो जिंदा रहे, इस तरह की ये चीज़ें चलेंगी। आगे समझ में। अब देखो, अब आपका जब तीसरी स्टेज में जाते हैं, तीसरे लेवल में जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट वो करना चाह रहे हो कि भाई आज अगर ये बंदा जिंदा रह गया तो ये आगे 10 और लड़कियों का रेप करेगा। समझ रहे हो? चाहे आपकी बहन का रेप हुआ है या किसी का भी रेप हुआ है, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं मार रहे कि उसने आपकी बहन का रेप किया है। वो अगर इसलिए मार रहे हो तो टिट फॉर टैट वाली चीज़ हो गई है। लेकिन इसलिए मार रहे हो कि आगे ये आने वाले 10 लड़कियों का, 10 बच्चियों का और रेप कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ आ गई ना कि एक जो बंदा है, ये एक बंदा हमारी सोसाइटी के लिए ज़्यादा खतरनाक है और इसको ख़त्म करना चाहिए हमें, और हमें बाकी 10 लोगों को बचाना है। ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये हमारी जो आर्मी वगैरह है उनमें बहुत पाई जाती है। वो भी तो वहाँ क्या कर रहे हैं बेचारे, वो भी तो वहाँ पे जाके दुश्मन को मार रहे हैं ना, तो मर्डर तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है, वो अगर वो मर्डर नहीं करेंगे तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते। आगे समझ में। तो जो रूल हैं या जो भी चीज़ें हैं बाढ़ में गए भाई, हम वो चीज़ करने के लिए हम बचाएंगे, तो वो वाली चीज़ होती है। फिर एक आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस लेवल पे कोई भी नहीं है। कैसे? आपकी बहन का मम्मी का रेप किया और आपने कहा चल कोई नहीं, हो गया जो होना था, और हम इसको माफ़ी दे रहे हैं। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होता है। सार्वभौमिक नैतिकता ये होती है कि आपके ऊपर, आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ कुछ भी हुआ, या वो आगे कितना भी बुरा कर सकता है, और आप उसको कहते हो कि चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ह्यूमन राइट्स वाले कहे जाते हैं, वो ये माना जाता है कि वो सार्वभौमिक नैतिक हैं। लेकिन रियल में वही वाली चीज़ है ना कि बोलने की कुछ होती हैं, लेकिन रियल में अगर उनके साथ ऐसा होगा, उनके पर्सनली उनके साथ ऐसा होगा, तो क्या वो माफ़ करेंगे क्या? जैसे अजमल कसाब को आप फांसी मत दो और ये मत करो, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, ये वाली चीज़ें तो आ जाती हैं। लेकिन अगर अजमल कसाब ने जिन लोगों को मारा है उसमें आपका भी अपना कोई हो, जो बाहर वाले लोग जो ये कहते हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, जो बाहर वाले लोग ये वाली बात कहते हैं, तो क्या आप उस चीज़ को सपोर्ट करोगे क्या? समझना इस चीज़ को
तो ये ही बात होती है कि मोरल जजमेंट हमारा अलग होता है और मोरल बिहेवियर अलग होता है, और ये बात कही थी इसके कोलबर्ग के अगेंस्ट में। तो बेसिकली मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताया कि एक ही स्टोरी में आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपका मोरल जजमेंट, मोरल रीजनिंग कैसे बदल जाती है। और इसने क्या किया था, एक और बात है, अंडर एस्टिमेटेड द फैमिली, परिवार का कौन देखी किया था। हो सकता है किसी परिवार में सिखाया जाता हो कि भाई कोई नहीं, तुम उसमें विश्वास रखो, अहिंसा में विश्वास रखो, या ये चार चीज़ें हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रुक जाएंगे। ठीक है भाई, पुलिस हमें न्याय दिलाएगी और ये करेगी और वो करेगी, और वो इस तरह से सोच सकते हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़ हो सकती है। और वहीं अगर हरियाणा की कोई जाट फैमिली है तो भाई ऑन द स्पॉट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टिट फॉर टैट पसंद है हमें, तो हरियाणा में तो सिखाए टिट फॉर टैट जाता है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, मेरे को पता है कि ठीक है, जो जैसा है भाई उसके साथ वैसा बिहेव करो। तो ये मोरलिटी का ये लेवल है, समझ रहे हो। अब आप भी किसी लेवल पे हो सकते हो, मैं भी किसी लेवल पे हो सकता हूँ, तो बेसिकली वो चीज़ें हैं। तो छठे लेवल पे तो मेरे हिसाब से कोई होगा नहीं मोरल बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको पूरी क्लियरली बता दी थी, अलग अलग एग्जाम्पल दे के भी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।